हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षांतु। ये हमारा टारगेट 2022 बैच है। इस वीडियो में हम वर्ष 2014 के फर्स्ट सिटिंग में विज्ञान विषय के अंतर्गत पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। और हाँ, हो सके तो इस वीडियो को रोककर आप खुद से भी आंसर दे सकते हैं और खुद को जांच कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है। तो जो विद्युत चुंबक होता है उसे बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कौन सी धारा होती है। यानी कि जो हमारे घर में जो विद्युत आता है जिससे बिजली, पंखे इत्यादि चलते हैं, उसमें जो विद्युत धारा होता है यानी करंट होता है वह किस प्रकार का होता है। तो वह करंट 220 वोल्ट का एसी करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। यानी कि हमारे आँख में जो किसी वस्तु को हम देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दृष्टिपटल, जिसे अंग्रेजी में कॉर्निया कहा जाता है, रेटिना कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिना। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक स्वस्थ आँख के लिए दूरी मतलब दूर बिंदु कितना होता है। जो हमारा आँख है, स्वस्थ आँख होता है, उसे अधिक से अधिक कितनी दूर तक देखा जा सकता है। तो अधिक से अधिक इसका अधिकतम बिंदु होता है अनंत, अनंत तक हम देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। यानी कि जो जीवाश्म ईंधन होता है उसका स्रोत क्या है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जीवाश्म ईंधन होता क्या है। जीवाश्म ईंधन वो ईंधन होता है जैसे कोई जीव हुआ या पेड़ पौधे हुआ, जो किसी समय धरती के अंदर दब जाता है और वर्षों हजारों वर्षों पश्चात उसके के द्वारा एक प्रकार के ईंधन का रूप ले लेता है, जिसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। जिस प्रकार शुरू में हजारों वर्ष पहले जो डायनासोर था उसका उस सब का खत्म हो गया और उस डायनासोर का धरती तर अंदर में क्या हो गया, एक पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में बन गया। उसी प्रकार जो पेड़ पौधा था वो धरती के अंदर दब करके कोयला का रूप ले लिया। तो ये जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ है या कोयला है, ये सभी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जीवाश्म ईंधन का स्रोत कौन नहीं है। यहाँ पर कौन से है, तो यहाँ पर इसमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। किसी भी जो कॉपर का वायर होता है उसे हम किसी खोखले जो पाइप होता है उस पर लपेट दें और उसके बीच में किसी नाल चुंबक को आगे पीछे इस प्रकार से रब करते हैं, यानी कि घर्षण करते हैं, तो उसमें एक प्रकार के इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हो जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। इसका खोज सबसे पहले फैराडे ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फैराडे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो उस जो नेत्र जो नज़दीक के वस्तु को साफ नहीं देखता है और दूर के वस्तु को साफ साफ देखता है, तो उस दोष उसे कहा जाता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में होता क्या है, जब किसी वस्तु को हम जब कोई वस्तु किसी के आँख से दूर होता है और वो नहीं देखता है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब के रेटिना के पीछे बनता है। यानी कि दूरदृष्टि दोष में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है रेटिना के पीछे बनता है। इसके उपचार के लिए जो चश्मा होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण उस वस्तु का पुनः प्रतिबिंब रेटिना पर बढ़ने लगता है और वह उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है।
अगला प्रश्न है, कह रहा है कि समीकरण, ये एक समीकरण दिया गया है, कह रहा है कि यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर यह कैल्शियम कार्बोनेट है और इस ऊष्मा के साथ ये जो अभिक्रिया कराया जाता है तो टूट जाता है। यानी कि किसी एक पदार्थ से टूटकर कई पदार्थ बनता है, इसे कहा जाता है वियोजन। यानी कि एक से टूटकर अलग अलग नए नए पदार्थ बनना वियोजन कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियोजन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि साग सब्जियों का विघटित यानी कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है। किसी साग सब्जियां वो थोड़े समय के बाद सड़ गल के कंपोस्ट बन जाता है, तो कह रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। यानी कि जो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें क्या उष्मा उत्पन्न हो, यानी कि हीट उत्पन्न हो। उष्मा शोषी वो होता है जिसमें हीट उत्पन्न यानी उष्मा को शोषण कर ले। तो जितने भी साग सब्जियां कंपोस्ट के रूप ले लेता तो वो कंपोस्ट में थोड़ा हीट उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए इसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। यानी कि इस चारों में जो तीन है, एक किसी न किसी प्रकार से एक होगा और चौथा अलग होगा। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, क्योंकि यहाँ पर चूना पत्थर जो है इसका सूत्र होता है CaSO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक अवसादी चट्टान है। खड़िया होता है चौक जिसे ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, और संगमरमर भी एक अवसादी चट्टान है। ये तीनों क्या अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान वे चट्टान होते हैं जो किसी भी पत्थर से टूटकर अलग अलग टूटकर किसी भी परिस्थिति में टूट कर जो एक निर्माण करता है, एक परत का निर्माण करता है, उसे ही अवसादी चट्टान कहा जाता है। तो चूना पत्थर या खड़िया या संगमरमर जो होता है ये अवसादी चट्टान होता है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जिप्सम होता है। तो ये चूना पत्थर खड़िया एक जाति का, और इसमें से अलग हो गया कौन, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। यानी कि नीचे चार मान दिया गया पीएच का, इसमें से कौन सा मान है जो क्षारक यानी क्षारकीय प्रवृत्ति को दर्शाएगा। तो अगर हम लिटमस पत्र को देखें तो 7 से जो नीचे कम होता है उसे हम अम्लीय कहते हैं, और 7 पर उदासीन होता है, और 7 से आगे जितने भी होता है वो क्षारीय या क्षारक होता है। तो इसका 7 से आगे इसमें है सिर्फ 13। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले अधातु है ब्रोमीन, और कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु है पारा। तो यहाँ पर धातु और अधातु में कंफ्यूज नहीं करना है। अधातु पूछे तो ब्रोमीन देना है, और धातु पूछे तो पारा देना है, यानी कि मरकरी। तो अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। जब सीसा और टीन को मिलाएंगे तो उस प्रकार का जो मिश्र धातु तैयार होगा उसे कहा जाता है गन मेटल। यानी कि जो बंदूक का जो गोली होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, इसे गन मेटल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। यानी कि जो ऑक्सीजन होता है इसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बने तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो O2 का जो परमाणु के बीच जो आबंध बनेगा, यानी कि यहाँ पर कितना 2 आबंध बनेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 आबंध बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस से आप उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे। किस उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे। उपभोक्ता श्रेणी यानी कि जो है इसे सबसे पहले कौन होगा। उपभोक्ता श्रेणी में होगा, सबसे पहले उपभोक्ता श्रेणी में होगा जंगली जानवर। यानी देखिए कोई भी जैसे सबसे पहले क्या आया यहाँ पर, पेड़ पौधा। पेड़ पौधा को सबसे पहले कौन खाएगा, कोई शाकाहारी जानवर ही खाएगा। तो इस प्रकार से जंगली जानवर ही होता है। उसके बाद ये होता है प्रथम उपभोक्ता, उसके बाद होता है द्वितीय उपभोक्ता, और उसके बाद होता है तृतीय उपभोक्ता, इस प्रकार से होता है।
तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्न किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में प्रथम उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाता है, तो इसे कहा जाएगा जंगली जानवर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक जो होता है उसमें किस प्रकार से कौन सी विधि के द्वारा वह भोजन तैयार करता है। तो कवक जो होता है वह मृतजीवी पोषण करता है। मृतजीवी पोषण वह पोषण होता है जिसमें कोई सामान है या कोई वस्तु है वो सड़ गल रहा है और उस सड़न से, वो गलन से उस जो अपना भोजन तैयार करता है उसे मृतजीवी पोषण कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो आप ये मशरूम देखे होइएगा। तो मशरूम जो होता है वो जैसे किसी सड़े पदार्थ से वो पैदा हो जाता है। ये भी एक प्रकार का क्या है, मृतजीवी पोषण ही है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। इस सब में से किसके द्वारा जो प्रजनन मुकुलन विधि से होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईस्ट में, और एक होता है किसमें, हाइड्रा में। तो हाइड्रा में भी और ईस्ट में भी मुकुलन द्वारा ही प्रजनन होता है। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है प्रत्येक साल, तो हो सकता है ये क्वेश्चन इस बार भी आ जाए। अगला है, कह रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली कहाँ है। डायलिसिस थैली मानव में नेफ्रॉन को कहा जाता है। डायलिसिस का अर्थ है कि हमारे खून को साफ करना, और तो ये होता है कहाँ, किडनी में, और किडनी के होता है नेफ्रॉन में। तो डायलिसिस थैली कहा जाता है नेफ्रॉन को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पुष्पी पौधा में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो जो जिस पौधा में पुष्प होता है तो उसका लैंगिक जनन कौन होता है, जनन अंग होता है फूल होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फूल जो होता है पुष्पी पौधा का लैंगिक अंग होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन एक जैविकीय प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। यानी कि जैविकीय प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, यानी पुनः प्राकृतिक में मिल जाता है। तो इसमें से तो साधारण सी बात है, पॉलीथीन बैग या रबर या प्लास्टिक तो आसानी से मिलेगा नहीं प्राकृतिक में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूखे घास या पत्ते जैविकीय प्रक्रम द्वारा पुनः प्राकृतिक में मिल जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एवं शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।